मेरे इस चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भगत सिंह की फैमिली, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। 23 मार्च के दिन भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की शहादत को टीवी और रेडियो में भी कहीं न कहीं याद कर लिया जाता है। लेकिन किस तरह से याद किया जाता है? भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव को भी फांसी हुई। सुखदेव राजगुरु के बारे में कहीं भी किसी भी तरह की कोई और चर्चा नहीं होती। बहुत कुछ उनके बारे में लिखा हुआ भी नहीं मिलता। इतिहास में तो खैर है ही नहीं, केवल इतना कि भगत सिंह के साथ इन दो लोगों को फांसी हुई थी। जैसे भगत सिंह की फैमिली के बारे में मैंने आपके सामने जब रखा, दादा, पिताश्री, दोनों चाचा, चारों भाई बहन और वो महिलाएं जो घर में थीं, सबकी कितनी बड़ी कुर्बानी थी। ऐसे ही मुझे लगता है कि सुखदेव राजगुरु के संबंध में बहुत कुछ जाना नहीं जाता, प्रयास नहीं होता। जैसे भगत सिंह की फैमिली को मैंने आपके सामने रखा है, वैसे ही मुझे लगा कि मैं सुखदेव और राजगुरु का भी एक एक एपिसोड आपके सामने लाऊं। आज मैं सुखदेव को लूंगा। 23 मार्च को इतना ही भगत सिंह के साथ उन दो लोगों को भी साथ में फांसी हुई। परंतु परंतु ये कौन थे? कौन थे सुखदेव? ये 15 मई 1907 को लुधियाना जिले के नौदरा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। 3 वर्ष की आयु में ही पिताश्री चल बसे संसार से। इनका और इनकी माता श्री का इस बच्चे के ताऊ ने उनका पालन पोषण किया। ये बच्चा ताऊ के मार्गदर्शन में बड़ा होने लगा, लेकिन ताऊ श्री चिंतराम जी, ये 3 वर्ष की आयु का बच्चा क्या देख रहा है कि ताऊ श्री जो है चिंतराम जी, वो लायलपुर की जेल में बंद है। चिंतराम जी का जेल में आना जाना लगा रहता था सत्याग्रह के कारण। किसी भी कारण से वो भी इसी देशभक्ति के मार्ग में चले हुए थे। वो लायलपुर जेल में थे और इसकी शिक्षा प्रारंभिक लायलपुर में होनी आरंभ हो गई। क्योंकि वो लायलपुर रहते थे, जन्म इनका लुधियाना में हुआ था। पिताजी के बाद ये माता और बेटा दोनों लायलपुर चले गए। प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर में होने के बाद नेशनल कॉलेज लाहौर में पहुंच गए। नेशनल कॉलेज लाहौर से पहले बड़ी मजेदार घटना घटती है। एक कहीं से भी बाजार से महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र वो ले आते हैं और उस चित्र के पीछे की सारी कुछ बातें जो वो जान पाए थे कि किस तरह से वो अपने पीठ के पीछे अपने बच्चे को बांध करके अंग्रेजों के साथ लड़ी थी, वो चित्र अपनी मां को दिखाता है ये बच्चा। और सुखदेव, और जिस भाव से सुना रहा है, मां देख रही है। मां बच्चे की आंखों की चमक और चेहरे की रौनक देख रही है, बॉडी लैंग्वेज देख रही है। ये कैसे सुना रहा है मुझे, कितना खुश होकर, कितना उत्साह में, कितने जोश में। और मां ने भी एक देशभक्त मां का ऐसा परिचय दिया। सुनती रही। और बेटा, आप लक्ष्मीबाई के बारे में क्या जानते हो? चलो मैं भी सुनाती हूं आपको। ऐसे एक दो बातें और सुना दी, ऐसी ही बहादुरों की, शूरवीरों की। ये सुनाने के बाद और बच्चे ने जब ये कहा कि मां, ये महारानी तो अपने बच्चे को पीठ में रख के लड़ रही थी, मैं भी बड़ा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ साथी तैयार करूंगा, ऐसे ही कुछ एम्युनिशन तैयार करूंगा, लाऊंगा, खरीदूंगा, बनाऊंगा। ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है अपनी मां को। क्या करूंगा? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा, अंग्रेजों को यहां से भगाऊंगा। मां और प्रसन्न होकर के कहती, बेटे आप करो या कोई भी करे, ऐसा कोई भी बंदा जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए घर परिवार को त्याग कर
युद्ध के रण क्षेत्र में आएगा, अपने ढंग से लड़ेगा, वो सब मेरे लिए श्रद्धा के, आदर के पात्र होंगे। तुम करो तो अच्छा है, तुम कहते हो कि बड़े हो के ये करूंगा, लेकिन लेकिन कोई भी करेगा तो मैं उन सब, वो मेरे लिए श्रद्धेय होंगे। कॉलेज, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज लालपुर से वो लाहौर पहुंचे नेशनल कॉलेज में। हॉस्टल में रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद छात्रावास हॉस्टल छोड़ दिया। क्यों? किस लक्ष्य के साथ? बाहर कमरा लिया। बाहर कमरा लेकर के पता करने लगे, ये भगत सिंह कहाँ मिलेगा, बाकी लोग क्रांतिकारी कहाँ मिलेंगे। और जहाँ चाह वहाँ रहा। थोड़े ही दिनों के बाद भगवती चरण का, यशपाल का और भगत सिंह का सुखदेव के घर में आना जाना आरंभ हो गया। बस फिर क्या था, फिर जो होना था, आगे क्या हुआ, ये सारा सोच रहे थे कि लड़ाई बड़ी लड़नी है, तो देशभक्ति के भावना के साथ साथ हमारे अंदर सहनशीलता की क्षमता भी बढ़नी चाहिए, सहन शक्ति भी बढ़नी चाहिए। चुपके से क्या किया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए एमलेस, और कोई वो नहीं था कि मुझे उस स्टेशन पे जाना है, ये स्टेशन पे चला गया। एक गाड़ी में पुलिस का डिब्बा था, वो पुलिस वाले उसमें बैठे हुए थे, ये भी उस पर चढ़ गया। गाड़ी शुरू हो गई, चलना शुरू हो गई। पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट किया, तुम यहाँ कैसे आ गए? सुखदेव को बोल रहे हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये बड़ा इनोसेंट, इग्नोरेंट होकर के मासूम चेहरा लिए और दुबका हुआ, कमज़ोर, अनपढ़ जैसा बन करके बैठा रहा। उन्होंने कहा कि चल नीचे उतर। उसने कहा मैं तो नहीं नीचे उतरूंगा, ये डब्बा कोई आपका रिजर्व किया हुआ डब्बा थोड़ा है। हाँ, आप बैठे हो, मैं भी बैठ सकता हूँ, मैं किराया खर्च करके आया हूँ, टिकट लेके आया हूँ। पर उस समय पुलिस कहाँ सुनने वाली थी इसकी। ठा ठा ढा ढा, 2 3 4 5 थप्पड़ मुक्के सब झाड़ दिए। ये कर सहता रहा, कहने लगे बस मैं नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। एक ने कहा तुम्हें हम यहां से धक्का मार देंगे। तो फिर उसकी तरफ देखा कि नहीं, ऐसा तुम कर नहीं सकोगे, अभी तक तो मैं चुप हूं, ऐसा कर नहीं सकोगे, तुम करके देख लो। थोड़ा सा उनको भी लगा कि इसके अंदर अंदर की शक्ति कुछ और ही है भाई, मार तो खा रहा है, इसके आगे कुछ बढ़ेंगे तो ये नहीं करने देगा। खैर इतनी देर में अगला स्टेशन आ गया। अगले स्टेशन में उन्होंने इसको धक्का मार के बाहर स्टेशन की तरफ फेंक दिया। ये बाहर आ गया। उसके बाद अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद बड़े भाई को बोला कि तेल, वो जो कज़न था, भाई तेल लाओ। तेल मंगवाया। इतनी देर में भगत सिंह भी पहुंच गए वहां पर। भगत सिंह ने कहा कि भाई तेल क्या बात है कि नहीं, मुझे थोड़ा शरीर को लगाना है, दर्दें हो रही हैं। भगत सिंह ने कहा कि लाओ मैं लगाता हूँ। भगत सिंह जब तेल लगाने लगे, कपड़े खोले गए, देखा गया तो शरीर के अंदर बहुत जख्म थे। कई जगह ये यहाँ पर गले में, गर्दन में, यहाँ पर बड़ा घुसिया मारे हुए थे, तो सोजिश भी हो गया हुआ था। कान पे सोजिश था, कान लाल था। तो ये सारा देख करके उसने पूछा भाई ये क्या है? फिर उसने सारी बात बताई कि मैं अपनी शक्ति, सहन शक्ति को पहचानने गया था और इसका टेस्ट लेने गया था कि वो कितनी मारते हैं, कितना मारने के बाद भी मैं हिम्मत से उसको फेस कर सकता हूं कि नहीं। मैं हिम्मत से फेस कर सकता हूं कि नहीं भगत सिंह, हमें भी ये शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो पकड़े जाने पर कुछ लोग, जब पिटाई होती है तो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर वो दूसरे क्रांतिकारियों के नाम बताने शुरू कर देते हैं। ये पाप मेरे से ना हो, इसलिए मैंने अपनी सहन शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ये सब किया है। मार खाई है, नो प्रॉब्लम। चलिए खैर, इसके बाद सब कुछ हो रहा था। इसने वहाँ रहते हुए पढ़ते हुए बम बनाना सीख लिया। और एक जगह नहीं, 2 3 4 5 जगहों के ऊपर, लाहौर के बाहर भी बम बनाने वालों के
जो सहायक होते हैं, खोल तैयार करना होता है जिसमें मसाला भरना होता है, वो खोल तो किसी उसी से खराती से बनाए जा सकते हैं, लोहे का काम करने वाले से बनाए जा सकते हैं। कई बम एक साथ बनना शुरू हो गए, कई बम एक साथ बनना शुरू हो गए। 8-9 सितंबर 1928 को कोटला फिरोज शाह के किले के खंडरों में क्रांतिकारी आपस में मिले और सुखदेव को पंजाब का प्रमुख बना दिया गया। ऐसे ही 5-7 प्रदेशों से लोग आए थे, अलग अलग प्रदेश अलग अलग काम की दृष्टि से हेड बना दिए गए। सुखदेव को पंजाब का काम मिल गया, सुखदेव अपने बम बनाने में लगा हुआ है, पढ़ाई साथ साथ में चल रही है। और एक जगह पर गड़बड़ हो गई कि एक उन दिनों पुलिस एक्टिविटी ढूंढ रही थी कि आखिर ये बम कहाँ से बनते हैं, क्या होता है। पहले कांड हो चुके थे, सैंडर्स का मर्डर हो चुका था, स्कॉट के ऊपर हमले हो चुके थे, वो भाग गया हुआ था। ये सारा कुछ कहीं ना कहीं चल रहा था, बड़ी देर से चल रहा था। और लाला लाजपत राय के शहादत के बाद तो कुछ और उग्र रूप धारण कर रहा था। पुलिस भी अलर्ट थी, देख रही थी कि कहाँ क्या हो रहा है, ढूंढ रहे थे, खोज कर रहे थे। एक मैकेनिक के पास, एक ऐसे ही लोहे का काम करने वाला कोई खराती ऐसा ही किसके पास गए तो वो कहीं कमज़ोर पड़ गया या लालच में आ गया या क्या हुआ। खोल कौन बनाता है, कौन लेके जाता है, ये सुखदेव का नाम उसने बता दिया। लेकिन एक सुखदेव ने बहुत अच्छी बात की थी, इस क्रांतिकारी ने कई जगहों पर जहां खोल बन रहे थे वहां से अपने ठिकाने बदल लिए थे, यही नहीं बदल पाया था वो। और वो आएगा तो मैं बता दूंगा। जैसे ही वो इस बंदे के पास खोल लेने गया, इशारा पुलिस की तरफ हुआ, पुलिस आगे बढ़ी और ये सुखदेव पकड़ा गया। लाहौर कांड के आयोजन में भी बम जो चले उसका जिम्मेवार इसको ठहराया गया। दिल्ली असेंबली में भगत सिंह ने जो बम ब्लास्ट किया, उस बम की सप्लाई भी सुखदेव ने की है, ये आरोप लगा गया। अब ये सारे आरोप लग रहे हैं और पकड़ा जा चुका है। पकड़े जाने के बाद भगत सिंह पहले से अंदर है, राजगुरु पहले से अंदर है उस लाहौर बम कांड के कारण, और ये भी श्रीमान पहुंच गए। इन पर यह तो नहीं था कि इसने हत्या की, इस पर यह था कि सारे काम का आयोजक, माइंड और सप्लायर एम्यूनिशन का, बॉम्ब्स का, और सब कुछ रेकी करके, सब कुछ मिनट मिनट का हिसाब करके सेट वर्क करने वाला, नेटवर्क करने वाला, सेट करने वाला, ये सुखदेव ही है। आज इस सुखदेव को हम जानेंगे नहीं। उस जेल के पुनर्मिलन के अंदर मस्ती, और फिर एक वहाँ अनशन, जबरदस्ती नाक के द्वारा दूध पाइप से डाला जाने लगा, सेहत खराब होती चली गई। ये जिद्दी था, हर बात में अपनी सहनशीलता का परिचय और टेस्ट और एग्जाम देना चाहता था। शरीर की हालत खराब होने लगी। लेकिन इस बीच में 7 अक्टूबर 1930 को उन दो को तो सजा घोषित हो ही चुकी थी पहले से। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा हो चुकी थी, और 7 अक्टूबर 1930 को सुखदेव को भी फांसी की सजा। इन सारे कार्यक्रमों के आयोजक के रूप में, यानी इनके पीछे जो सब कुछ संचालन करने वाला है, संचालक के रूप में, इसको भी फांसी की सजा सुना दी गई। और इस प्रकार से 24 मार्च 1931, लेकिन एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को ये तीनों वीर जिस तरीके से एक दिन पहले अमर्यादित, अनैतिक ढंग से इनको समय से पहले और अपने अपने कमरों से निकाल करके फांसी के तख्ते की ओर ले जा रहे थे, और ये वीर भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम कहते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे।
उत्सुक थे फांसी के फंदे को जल्दी से अपने गले में डाल करके यहाँ से जा करके फिर से वापस आने का, वापस आकर के फिर से भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम करने का। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों शहीद 23 मार्च 1931 को। पर सुखदेव का के बारे में मैंने चाहा कि आपके पास कुछ पहुंचे। ऐसे ही कल के एपिसोड के अंदर राजगुरु के संबंध में जो महाराष्ट्र के थे, वो भी इस सारी कांड में, क्रांति में, इस एपिसोड में उनको भी फांसी हुई। उन्होंने क्या किया, कहाँ कहाँ किया, इसके बारे में मैं कल आपके सामने लेके आऊँगा। अगर ये मेरा प्रयास अनसंग हीरो, उन लोगों को जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, उनको मैं आपके सामने ला करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।